गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग 4 टूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन कैसे किया जाता है आपको लास्ट क्लास में सिखाया। इस क्लास में हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, जो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ही 2 पार्ट्स हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस सीखेंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज एट March 31, 2019 एंड 20। बैलेंस शीट गिवन है, ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ये आपकी इक्विटी लायबिलिटी, ये एसेट्स हैं आपकी, राइट। अब आपको क्या कहा है, क्या बनाना है इसके अंदर? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले जब भी आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएं या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, तो आप सबसे पहले ईयर जरूर देखेंगे। यहाँ पर ईयर 2020 और इधर 19 है। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन एज इट इज उतारना है, राइट। यहाँ लेकिन ईयर्स असेंडिंग ऑर्डर में उतारने हैं। ये आपका शेड्यूल कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट है। दिस इज अ क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर ले जा रही हूँ, आंसर की तरफ। बस अभी आपको क्या काम करना है, बस ईयर इस तरफ उतारना है। ये 2019 का डाटा है। जैसे यहाँ 15 लाख, 4 लाख, 6 लाख देखिए। तो आंसर्स के अंदर आपने जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आपने उतारा ये डाटा। लेकिन यहाँ आपने पहले 2019 15 लाख, 4 लाख, 6 लाख उतारा, फिर उसके बाद 2020 का डाटा उतारा। क्वेश्चन गिवन था, सिर्फ आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा उतारा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। 4 जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 मेन कॉलम बनते हैं। ऐसे ही बैलेंस शीट की कंपैरेटिव में भी 4 कॉलम है। पहले 2 कॉलम तो एज इट इज क्वेश्चन से आते हैं। एज इट इज मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। ईयर जरूर चेक करिएगा कि अगर असेंडिंग में गिवन है तब तो एज इट इज उतर जाएगा, बट अगर पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर तो आपको उस हिसाब से ईयर चेंज करना पड़ता है। पहले ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको हम ए नाम देते हैं, करंट ईयर को हम बी नाम कॉलम देते हैं। ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है। फिर हमें सी कॉलम बनाना पड़ता है। सी कॉलम कैसे बनाते हैं? बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब जैसे 20 में से 15 लाख गए 5 लाख, 3 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो माइनस का 1 लाख, माइनस के 1 लाख को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसे ही आपका 9 में से 6 गया 3 लाख, आपको बी माइनस ए करना है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है। इससे क्या पता चलता है, 2019 में आपकी शेयर कैपिटल 15 लाख थी, मार्च में 20 लाख, इसका मतलब 5 लाख से बढ़ गई। तो एब्सोल्यूट चेंज किस में आया, इंक्रीज या डिक्रीज? यहाँ पूरा लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, ये आ गया। फिर डी, ये कॉलम जो लास्ट कॉलम है दैट इज परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। कॉलम का नाम मैंने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट था उसमें बताया था। ये परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है? जो चेंज आया इसका। इस कॉलम को निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो आंसर आपका चेंज आया सी, ये जो चेंज है इसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर। बेस ईयर क्या है हमारे पास? ए कॉलम। तो सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए इंटू 100 आप कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो जो परसेंटेज आएगी डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा वर्किंग करके, तो इसको यहाँ आप पुट कर देंगे। तो ये आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट को तैयार करके आपसे क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ये क्यों बना रहे हैं? बनानी तो फटाफट सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी फिगर प्लस वाली तो इंक्रीज बता रही है। इट मीन्स शेयर होल्डर्स
फंड के अंदर शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस 25% से डिक्रीज हुआ। ऐसे ही आपकी ये इंक्रीज हो रही है नॉन करंट एसेट्स, इसमें फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज में आ जाता है तो हमें एनालाइज करना आसान हो जाता है, राइट। तो ये थी हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यस क्लास, एक और इलिस्ट्रेशन देखते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड ऑन March 31, 2019 एंड 20। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसमें भी हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ईयर देखे सबसे पहले, यहाँ 20 लिखा है या 19, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में पहले हमें 19 का डाटा लिखना पड़ेगा, फिर 20 का। ये बात सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में जो ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये लायबिलिटी साइड की सारी आइटम्स ऐसे ही दे दी और एसेट्स की भी सारी आइटम ऐसे ही दे दी हैं। इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनाई है, प्रॉपर इनके हेडिंग सब हेडिंग करके बैलेंस शीट नहीं बनाई है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने होंगे। पहला तो ईयर ठीक से उतारना कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। दूसरा, यहाँ जो आपके पास आइटम्स गिवन है, जैसे आपकी इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों पार्ट किसके हैं? शेयर होल्डर्स फंड के। लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में आएगा, अदर। तो आपको इनके प्रॉपर जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्मेट गिवन है, उस हिसाब से आपको इसको बनाना होगा। ऐसे ही एसेट्स को बनाना होगा। उसके बाद हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन शेयर करती हूँ। यस क्लास, आप पहले जहां क्वेश्चन है वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने उन सारी आइटम्स को शेयर होल्डर्स फंड में ये दोनों डाल दिया, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग डाल दिया, करंट लायबिलिटी में बाकी की सारी आइटम्स सेटॉस के नाम से STOS सेटॉस। अगर कभी भूल भी जाओ तो वो आपको याद ही है, उसके हिसाब से इसको प्रेजेंट कर देंगे। हाँ, इसमें वही आइटम लिखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है उसको नहीं प्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही एसेट्स में भी आपकी दो ही हेड है, नॉन करंट और करंट, जिसमें जो आइटम आती है उसको वहां प्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, नॉन करंट एसेट में ये आपका करंट एसेट में सिट्स को आता है, उसी हिसाब से इन्होंने सीक्वेंस में प्रेजेंट कर दिया। अगर वो आपको सीक्वेंस याद है तो उस सीक्वेंस के हिसाब से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लेसन 1 का भी यूज हो गया, चैप्टर 1 का भी, और कंपैरेटिव चैप्टर 3 का भी यूज दोनों इस क्वेश्चन में हो गए, राइट। तो जब आपने इसका प्रेजेंटेशन ठीक से कर लिया, फिर उसके बाद आप देखिए 2019 का डाटा, फिर 2020 का। इसका A कॉलम, इसका B कॉलम नाम रखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब वही C कॉलम कैसे निकालेंगे? B-A करके। 4 में से 3 गया 1 लाख, 1.5 लाख में से 1 लाख गया 50, 3 में से 1 गया 2, 70 में से 50 गए 20। ऐसे करते करते 10,000 में से 20,000 यहाँ पर 10 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस के 10,000 बचेंगे। प्लस माइनस का ध्यान बहुत जरूरी है देना। जल्दबाजी में अगर प्लस माइनस का नहीं ध्यान दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ 10,000 माइनस का आया, इसलिए हमने ब्रैकेट पुट कर दिया। अब इसको परसेंटेज निकालना है। इस फिगर को, ये सी कॉलम को डिवाइड करेंगे A कॉलम से। ये आपका, मैं आपके कॉलम्स लिख देती हूँ। ये आपका है A कॉलम, वैसे तो आप टॉप पर लिखेंगे यहाँ पर। ये A कॉलम, ये B कॉलम, ये C कॉलम, ठीक है। तो C कॉलम डिवाइडेड बाय A कॉलम इंटू 100 से ये परसेंटेज निकल जाएगी। ऐसे ही आपकी एसेट्स की निकाल लेंगे। ये आपका एसेट्स का प्रेजेंटेशन है, राइट। अब आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी 2 कॉलम का तो मैथ्स है, माइनस करना और परसेंटेज निकालना, और ये टॉपिक आपका तैयार है। तो इस तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट की जाती है। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले लेक्चर में बताया। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, TS ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। यस क्लास, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 12 टी.एस. ग्रेवाल की है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन करना है। डाटा गिवन है। अब यहाँ देखिए, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है। तो जब भी बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो, हमारा जो भी कंपैरिजन है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ईयर चेक करिए। ईयर भी यहाँ पर 20 है या 19 है। ईयर में भी 19 पहले लिखा जाएगा और 20 बाद में। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इसको ठीक से उतारें। कंपैरिजन का काम तो बाद का है। तो आप इसमें लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। तो इन दोनों का टोटल क्या आता है? टोटल रिवेन्यू। चलिए आंसर चेक करते हैं। यहाँ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर रिवेन्यू। ये है आपका टोटल रिवेन्यू रोमन के हिसाब से। इन दोनों का टोटल करके इस टोटल को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अभी आप इन दो कॉलम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इधर के दो कॉलम नहीं देखेंगे, सिर्फ इन दो कॉलम को। ये हम क्वेश्चन ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लिखा है आपका? 10 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, अदर एक्सपेंसेस। इसका परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यह है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस माइनस करने में तो इसमें आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपने वहां से लिख लिया। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 8 लाख एंड 10 लाख। 8 लाख 2019 का, 8 लाख आ गया 2019 का, क्योंकि 2019 का डाटा पहले लिखना है। देन चेंजेस इन इन्वेंट्री 2019 के कितने हैं? 1 लाख, ये आपने लिख दिया। फिर है आपके पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या है? अमाउंट नहीं दिया। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर इसको कहां से निकाला जाए? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैसे निकाला जाएगा क्वेश्चन में? ये है आपका क्वेश्चन, इसे अब हमने देखना है, ठीक है। यस क्लास, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा करते थे। दोबारा से सुनिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके लिए हमारा फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 11th क्लास में आपको समझाया गया था। वही चीज यहां हमें निकालनी है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो यहां होता नहीं, यहां क्या होता है? चेंज इन इन्वेंट्री। ये जो शेड्यूल कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है उसमें चेंज इन इन्वेंट्री है। चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना माल लगा आपका वो आ गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दिया था, वैसे इसका भी फॉर्मूला क्या आता है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब इतना कच्चा माल लग चुका है। तो कितना कच्चा माल लगा वो, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आता है गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसका भी क्वेश्चन में गिवन होता है चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। दोनों का अलग अलग भी दिया हो सकता है, एक साथ भी दिया हो सकता है, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया था। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया था। ये रहा आपके पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी है, चेंज इन इन्वेंट्री भी है। अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें, और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और इसका, तो जो टोटल आएगा
दोनों का टोटल कितना आया, ये है 2020 का डाटा, तो एक 10 लाख है ये और ये 2 लाख, 12 लाख हो गया। 12 लाख का 20%, 12 लाख ये हो गया इसका 20%, इसका 20% ये 2020 का डाटा है। 2020 के डाटे में ये वाला है 2,40,000, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी फर्स्ट बुक में आया था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमेशा के लिए याद रखिए क्योंकि रेशियो के चैप्टर में इसका बहुत यूज है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिख कर रख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। जो ये फिगर आएगी ये हमारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू है। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ना दिया हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ये रॉ मटेरियल के लिए है, ये फिनिश गुड्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपके अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपके ये दो कॉलम और ये तैयार हो जाएगा बेटा, देन अब हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा। वही ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, इस कॉलम को कैसे करेंगे, बी माइनस ए, यहां बना रखा है कॉलम बी माइनस ए कॉलम, बी कॉलम, बी माइनस ए। अब ये कॉलम कैसे बनेगा, इस कॉलम का नाम है सी इज इक्वल टू लिखा है ना, ये सी कॉलम है, सी कॉलम डिवाइडेड बाय ए कॉलम इनटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज निकाल के हम कैलकुलेशन करके लिख देंगे, राइट। तो ये थी हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी मैंने बताई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, कंपैरेटिव के इलिस्ट्रेशंस भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। थैंक यू बेटा।